वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस प्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम होने वाला है हमारा 2023 में 14 मई को, उससे संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम होलिस्टिकली कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि यूपी पीएससी के साथ साथ जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक से संबंधित उनको भी यहाँ पर जोड़ा जाए ताकि आप समझ सकें कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है या उस टॉपिक से दोबारा आता है तो वो आपका ज़रूर से ज़रूर सही हो। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, इसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा। एंड ये सीरीज़ जो है हमारी बाइलिंगुअल है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। राइट, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए और पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे क्रैश कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। उसको आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं और साथ ही सिलेक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। और साथ में फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा इससे। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, वो है बीआईएस। बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो बीआईएस क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। देखिए, ये जो आज हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं ये मिसलेनियस में आते हैं बेसिकली, और इनको आप शायद ना पढ़ते हों, लेकिन कई बार अगर आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं, तभी मैंने ऐसे टॉपिक्स को चूज़ किया है आज जो भी हम डिस्कस करेंगे, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान से देखिएगा इनको। तो पहला बीआईएस के बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं हिस्ट्री के बारे में इसकी। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन यानी कि आईएसआई जो है ये आया था बीइंग में, एग्जिस्टेंस में 6 जनवरी 1947 को, और जून 1947 में डॉक्टर लाल सी वर्मन इसके पहले डायरेक्टर बने थे। देखिए, जो भी फर्स्ट होता है किसी भी चीज़ का, फर्स्ट चेयरमैन, फर्स्ट डायरेक्टर, उनके नाम हमें पता होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन के पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर लाल सी वर्मन। ठीक है, इनिशियल ईयर्स में ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये केवल स्टैंडर्डाइजेशन की यानी कि मानकीकरण से संबंधित कार्यवाही गतिविधियाँ करता था। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं हम? देखिए, फिर हम देखते हैं कि ऐसा सोचा गया कि जो कॉमन कंज्यूमर्स हैं उनको भी लाभ मिल सके इस स्टैंडर्डाइजेशन का, और उनको भी पता चल सके कि कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं कि नहीं हैं। इसी के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन था इसने एक सर्टिफिकेशन मार्क स्कीम शुरू करी कि जो भी चीज़ें किसी निर्धारित स्टैंडर्ड को पार कर रही होंगी उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसको शुरू किया गया था इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन मार्क्स एक्ट 1952 के तहत, यानी कि भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन चिन्ह अधिनियम 1952 के तहत ये प्रमाणन चिन्ह की योजना का संचालन शुरू किया गया था। और ये जो स्कीम थी ये फॉर्मली लॉन्च हुई थी आईएसआई के द्वारा, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन के द्वारा 1955-56 में। ठीक है, और क्या किया गया था इसके माध्यम से? इसके माध्यम से लाइसेंसेस दिए गए थे मैन्युफैक्चरर्स को जो क्या प्रोड्यूस करते थे, गुड्स, किसकी कंफॉर्मिटी में? इंडियन स्टैंडर्ड्स की कंफॉर्मिटी में गुड्स प्रोड्यूस करते थे, और उन पर आईएसआई
मार्क लगा होता था। ठीक है, आज भी आप देखते हैं जब हम हेलमेट्स खरीदते हैं तो हम देखते हैं ISI मार्क है कि नहीं, ये प्रॉपर उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है सरकार के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं कि नहीं। ठीक है, तो उसी ISI मार्क की बात हो रही है। तो ये स्कीम 1955-56 में फॉर्मली शुरू की गई थी। उसके बाद ये जो स्कीम शुरू कर दी गई थी तो हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन था ये तो एक एक्ट के माध्यम से निर्धारित हो रहा था, ये एक एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करना था या इससे संबंधित जो चीज़ें थी उसके संबंध में कोई भी एक्ट नहीं लाया गया था। इसीलिए फिर एक बिल आया 1986 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया और उसके माध्यम से क्या एग्जिस्टेंस में आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एग्जिस्टेंस में आता है, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक था। तो ये कब एक्ट पारित हुआ था, नवंबर 1986 में, और ये 1 अप्रैल 1987 को बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1987 को हम क्या देखते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो जो पहले हम देख रहे थे इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, उसकी जगह अब क्या आ गया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसका जो स्कोप था ये ज़्यादा था इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, और इसके जो पावर्स थे वो भी इससे ज़्यादा थे। राइट, तो ये ईयर्स याद रखिएगा, कई बार पूछ लिए जाते हैं, कब कौन सा एक्ट आया ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद क्या किया गया, सरकार ने प्रयास किया कि BIS आने के बाद एक क्वालिटी कल्चर स्टैब्लिश हो सके, कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर क्वालिटी हो और कंज्यूमर्स में भी इसकी जानकारी हो, उनका पार्टिसिपेशन हो इसमें, और जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली फॉर्मुलेट किया जाए और उनको सही से लागू भी किया जाए। ठीक है, इसके माध्यम से ये प्रयास किया गया। उसके बाद लेकिन हम देखते हैं 2016 में एक नया एक्ट आता है जो इस पुराने 1986 के एक्ट को रिप्लेस कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 2016 में एक नया एक्ट आएगा और वो 1986 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो BIS जो है ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, और ये इस्टेब्लिश किसके अंतर्गत हुई है, अब 2016 के एक्ट, BIS एक्ट 2016 के तहत। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, ये डेवलप करे स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स से संबंधित चीज़ों को। ठीक है, एक हार्मोनियस डेवलपमेंट हो उन एक्टिविटीज़ का जिसके अंतर्गत स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन गुड्स का हो सके। और ये इफेक्ट में कब से आई है, 12 अक्टूबर 2017, 1900 नहीं 2017, 12 अक्टूबर 2017 को ये इफेक्ट में आया है। ठीक है, तो अब इस समय पर नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया जो है BIS, ये कौन से एक्ट के अंतर्गत है, ये है BIS एक्ट 2016 के अंतर्गत। राइट, देन और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है ये भी देख लेते हैं। ये आती है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत आती है, और इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। उसके बाद ये इसके माध्यम से क्या बेनिफिट होंगे, जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उसको कई सारी तरीकों से बेनिफिट हो सकता है। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, सेफ और रिलायबल क्वालिटी गुड्स बनेंगे, मिनिमाइजिंग हेल्थ हजार्ड्स ऑफ कंज्यूमर्स, प्रमोट होंगे हमारे एक्सपोर्ट्स। ठीक है, देखिए आपको पता है कोई भी अगर देश से हमारा व्यापार हो रहा है, हम उन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारा प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है, गुड्स का क्वालिटी मेंटेन्ड है, तभी हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, तो जब प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी, एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, तभी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। ये हमने देख लिया, और हमको ये भी समझ में आ गया कि जो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन था वो किससे रिप्लेस हो गया, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से रिप्लेस हो गया, लेकिन जो ISI मार्क था वो वैसा ही नाम अभी भी चला आ रहा है। राइट, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जो ये BIS है, ये 16 ब्रॉड कैटेगरीज में स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करता है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, टेक्सटाइल्स, पैकेज्ड वाटर, फूड, ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स।
ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और कितनी कैटेगरीज हैं? 16 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, जैसे कि जो विंडशील्ड वाइपर्स होते हैं 4 पहिया वाहन में, उसके लिए स्टैंडर्ड निर्धारित है। और जो मिठाइयों में सिल्वर फॉइल लगा होता है ऊपर, उसके लिए भी क्वालिटी ये निर्धारित करता है, राइट। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद कुछ और भी ऐसे नए एरियाज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि उनके लिए भी एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें आएंगी इनमें? ऑल्टरनेट फ्यूल्स यानी कि वैकल्पिक, गलत लिखा हुआ है, वैकल्पिक ईंधन जो है, ई मोबिलिटी जो ई व्हीकल्स आ रहे हैं, मेडिकल डिवाइसेस और स्मार्ट सिटीज़, साथ में जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये सब कुछ सम्मिलित होगा। उसके बाद न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये कुछ एरियाज है, एक बार देख लीजिएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए तो अगर आपने इसको एक बार देखा होगा तो आप आसानी से उसको टिक कर सकेंगे, राइट। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी BIS से रिलेटेड वो हमने देख ली। पूरी हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक कौन से एक्ट से निर्धारित है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जा सकता है, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब जो दूसरी चीज़ हम देखने वाले हैं वो है इको मार्क। देखिए, इको मार्क से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अक्सर ही पूछ लिया जाता है। और ये जो रिपीट क्वेश्चन किए जाते हैं प्रीवियस ईयर से, उनमें एक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है, इको मार्क से संबंधित। तो इको मार्क है क्या? ये बेसिकली एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो किसके द्वारा इशू किया जाता है? BIS के द्वारा, ठीक है। एक ISI मार्क भी किया जाता है, एक इको मार्क भी किया जाता है। अब इको नाम से आपको समझ में आ रहा है, इको मतलब इकोलॉजी से संबंधित। तो वो प्रोडक्ट्स जो इकोलॉजिकली सेफ होंगे और उससे संबंधित जो स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए गए हैं उनका ये पालन करते हैं, तो उनको कौन सा मार्क दिया जाता है? इको मार्क, राइट। अर्थात आसान भाषा में हम कह सकते हैं जो भी इकोलॉजिकली सेफ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको BIS जो है वो इको मार्क सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहली बार ये कब इशू हुए थे? 1991 में। ये याद रखिएगा, सबसे पहले इको मार्क कब इशू किया गया था? 1991 में, ठीक है। ये हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जो भी पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद हैं उनकी पहचान करने में हमारी सहायता करता है। देन ये जो मार्क है ये इशू किया जाता है 16 कैटेगरीज में। फूड, मेडिसिन्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पेपर, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स और पैकेजिंग मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। ये 16 श्रेणियों में ये जारी किया जाता है। अब ये किसके अंतर्गत आता है? इको मार्क जो प्रोग्राम है इसका चार्ज किसके अंतर्गत है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, ठीक है। ये इको मार्क प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं इससे संबंधित। देखिए, प्रमाणन के लिए उत्पादों का मूल्यांकन निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। क्या चीज़ें सुनिश्चित की जाती हैं? जो प्रोडक्ट्स होते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, इनको असेस किया जाता है मेन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के लिए। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला, दे हैव लेस पोटेंशियल फॉर पोल्यूशन व्हेन कंपेयर टू सिमिलर प्रोडक्ट्स, कि अन्य प्रोडक्ट्स जो उसी तरीके के हैं उनके कंपैरिजन में ये लेस पोल्यूटिंग हो, ठीक है। ये रिसाइकल्ड हो या फिर रिसाइक्लेबल हो या फिर रिसाइकल मटेरियल से ही बने हो, राइट। ये कंट्रीब्यूट करें प्रिजर्व करने में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, ठीक है। तो ये जो हमने पॉइंट्स देखे हैं बेसिक से पॉइंट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू हो, आपको पता ही होंगे। बस एक बार देख लीजिए, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं तो आप बस कंफ्यूज ना हो, इसलिए इनको देख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे ISI मार्क भी कौन जारी करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ISI मार्क जो है ये एक सर्टिफिकेशन मार्क है। किसको दिया जाता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया था, ऊपर बोला भी था कि हेलमेट्स में हमने देखा है कि वो ISI मार्क उसमें बना होता है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि जो हेलमेट है वो पूरे जो भी स्टैंडर्ड्स निर्धारित हैं एक अच्छे हेलमेट के लिए वो फुलफिल करता है कि नहीं।
राइट। तभी कहा जाता है वही हेलमेट्स लिए जाएं जिनमें ISI मार्क का साइन हो, सर्टिफिकेशन उनको प्राप्त हो, क्योंकि वही प्रॉपर हमको सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज जो बाकी हेलमेट्स आते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं। और इसको भी हमने देख लिया, कौन इशू करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इशू करता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए इशू करा जाता है। साथ में इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? कौन से वर्ष में इंट्रोड्यूस किया गया था? 1955 में। अब मुझे जल्दी से ये बताइए कि जो इको मार्क स्कीम है इसको सबसे पहली बार कब इशू किया गया था? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, कब किया गया था? 1991 में, राइट। और ISI मार्क 1955 में। और ये जो मार्क है ये मैंडेटरी भी है और वॉलेंटरी भी है, राइट। अर्थात ये कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अनिवार्य है और कुछ के लिए ये स्वैच्छिक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मैंडेटरी भी कहा होता है कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर ये वॉलेंटरी भी है। अब जो मैंडेटरी ISI सर्टिफिकेशन है वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मेडिकल इक्विपमेंट, स्टील के प्रोडक्ट्स, स्टेनलेस स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, LPG सिलेंडर, बैटरीज और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, अगर आप इनको एक बार देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये इनके लिए मैंडेटरी क्यों है, ठीक है। सर्टिफिकेशन इनके लिए स्टैंडर्ड मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक्सेप्ट फॉर लेदर ऑल आइटम्स दैट आर एलिजिबल फॉर इको सर्टिफिकेशन, इको मार्क मतलब सर्टिफिकेशन के लिए जो एलिजिबल हैं उनके पास ISI मार्क भी होना चाहिए जो सेफ्टी, क्वालिटी और परफॉर्मेंस को इंश्योर करता हो। लेदर को छोड़कर बाकी जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके पास इको सर्टिफिकेट भी होगा और उनके पास ISI मार्क भी होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है हमारे सामने कि लेदर को छोड़कर जितने भी आइटम्स हैं जिनके पास इको सर्टिफिकेशन होगा उनके पास क्या चीज़ ज़रूर होगी? ISI मार्क भी ज़रूर होगा, ठीक है। देन अब आता है BIS हॉलमार्क। BIS हॉलमार्क से आप समझ रहे होंगे, हॉलमार्क आपने बहुत सुना होगा। किसके लिए होता है ये? प्योरिटी ऑफ गोल्ड के लिए हॉलमार्क निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ये क्या सर्टिफाई करता है? प्योरिटी ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने की शुद्धता को सर्टिफाई करता है। अब मुझे आप ये आंसर दीजिएगा कि कितना कैरेट गोल्ड है जिसको प्योर माना जाता है, ठीक है। कितने कैरेट गोल्ड को सबसे ज़्यादा प्योर माना जाता है? ये कमेंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। दूसरा देखते हैं पॉइंट, ये जो BIS ने हॉलमार्क शुरू किया था, इशू किया था, ये 2000 में इशू किया गया था गोल्ड के लिए, यानी कि सोने के लिए शुरू किया गया था। और 2005 में इसको सिल्वर ज्वेलरी के लिए भी शुरू कर दिया गया था, ठीक है। और इसको सेट कौन करता है? BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा ही BIS हॉलमार्क दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है एग मार्क। देखिए, अगर आप नाम से निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग मार्क मतलब एग्रीकल्चरल। देखिए, तो एग मार्क नाम से हम समझ गए कि वो सर्टिफिकेशन मार्क है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। अब वो कौन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे? ये वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे जो उन स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं जो किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा। ये किसके अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। और ये जो डिपार्टमेंट है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत। यही एक बार इधर भी देख लेते हैं, जो हमारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, इसके अंतर्गत आता है कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग। और इसी के अंतर्गत एक संलग्न इसका कार्यालय है विपणन और निरीक्षण निदेशालय। इनके द्वारा मेनली जो ये विपणन और निरीक्षण निदेशालय है, इनके द्वारा जो भी स्टैंडर्ड मानक सेट किए जाते हैं, जब उनका पालन किया जाता है तभी हम उन प्रोडक्ट्स को क्या देते हैं? एग मार्क का सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि कौन सा ऑफिस इसमें अटैच्ड है, राइट। और ये जो एग मार्क का हेड ऑफिस है
ये कहाँ पर है? ये है फरीदाबाद हरियाणा में। देखिए आपको यहाँ पर देखकर लग सकता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो हमको लगता है बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये उसी टाइप का एक रैंडम पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, और कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वैसी चीज़ें हैं जो कई बार बच्चों को नहीं पता होती हैं, और ये सारी चीज़ें वो पढ़ते भी नहीं हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि एग मार्क का हेड ऑफिस कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा में। और दूसरा पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि वर्तमान में जो एग मार्क के स्टैंडर्ड्स हैं ये कवर करते हैं 224 डिफरेंट कमोडिटीज़ के लिए गाइडलाइंस को, जिनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? पल्सेस आते हैं, सीरियल्स आते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होंगे, वेजिटेबल ऑयल्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, और सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स भी होंगे जैसे कि वर्मिसेली, जैसे कि सेवई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके लगभग 224 डिफरेंट कमोडिटीज़ के लिए गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं। राइट, उसके बाद हम अगला मार्क देखते हैं FPO मार्क। ये क्या है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए तो FPO का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। तो FPO का फुल फॉर्म है फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। क्या है? फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ठीक है, ये है FPO का फुल फॉर्म। और ये जो सर्टिफिकेशन मार्क है ये मैंडेटरी है सारे प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स पर जो इंडिया में बेचे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा? पैकेज्ड फ्रूट जो बेवरेजेस होते हैं, फ्रूट जैम्स हो गए, जो अचार हो गए, डिहाइड्रेटेड फ्रूट प्रोडक्ट्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर FPO मार्क लगा होता है। ठीक है, और ये मैंडेटरी रूप से इसको लगाया जाता है, इस चिन्ह को। राइट, और ये जो मैंडेटरी किया गया है ये किसके अंतर्गत किया गया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006, यानी कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार इसको अनिवार्य किया गया है। और जो FPO मार्क है ये क्या गारंटी देता है ये भी देख लेते हैं। ये गारंटी देता है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है ये हाइजीनिक और फूड सेफ एनवायरनमेंट में बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है, जिससे कि ये फिट है कंजम्पशन के लिए। अर्थात क्या हुआ इसका मतलब? जो भी फूड प्रोडक्ट प्रोसेस किया गया है उसको एक स्वच्छ खाद्य सुरक्षित वातावरण में उसको निर्मित किया गया है। राइट, और वो खपत के यानी खाने के योग्य है। उसके बाद क्या कहा गया है? ये जो मानक है ये कब से लागू है? 1955 से लागू है, लेकिन 2006 के जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम था, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट था जो 2006 का, इसके बाद इनको अनिवार्य कर दिया गया। इससे पहले ये लागू थे लेकिन ये मैंडेटरी रूप से लागू नहीं होते थे। तो ये याद रखिएगा पॉइंट कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के बाद से इनको मैंडेटरी कर दिया गया। और जो एजेंसी जो डेवलप करती है इन स्टैंडर्ड्स को, वो इशू करती है इस मार्क को, वो कौन सी किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आती है। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि प्रोसेस्ड फूड की ही बात हो रही है तो कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आ जाएगा। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो एजेंसी आती है वो डेवलप करती है स्टैंडर्ड्स को और इशू करती है इस मार्क को। तो ये मार्क याद रखिएगा। उसके बाद इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। तो अब आप इसके भी नाम से समझ सकते हैं, इंडिया ऑर्गेनिक यानी कि जैविक प्रमाणीकरण की बात हो रही है। तो ये किसको दिया जाएगा? जो ऑर्गेनिकली फार्म फूड प्रोडक्ट्स होंगे इंडिया में जो निर्मित किए जा रहे हैं ऑर्गेनिक रूप से, यानी कि जैविक कृषि के जो निर्मित खाद्य उत्पाद होंगे उनको ये प्रमाणीकरण दिया जाएगा। ये जो मार्क है ये सर्टिफाई करता है कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के जो भी स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए गए हैं उनको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो किसके स्टैंडर्ड्स हैं? नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका जो पालन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनको इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया जाता है। उसके बाद
ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये क्या इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट है या जो रॉ मटेरियल है यूज़ किया गया है इस प्रोडक्ट में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ग्रो किए गए थे बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड के यूज़ के। ये इसको प्रदर्शित करता है। और ये जो सर्टिफिकेशन देखिए, तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये इशू किया जाता है टेस्टिंग सेंटर्स के द्वारा, जो कि अधिकृत हैं किसके द्वारा? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपिडा के द्वारा, अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो इनके द्वारा ये सर्टिफिकेशन इशू किया जाता है। उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये कब से हैं इफेक्ट में? सिंस 2000। लेकिन ये जो सर्टिफिकेशन स्कीम है और ये जो सर्टिफिकेशन मार्क है ये कब एग्जिस्टेंस में आया? 2002 में आया। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स निर्धारित कर दिए गए थे 2000 में, लेकिन ये जो मार्किंग की व्यवस्था है ये 2002 से प्रारंभ हुई। ठीक है, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एपेडा के बारे में बता देती हूँ। ये क्या है? देखिए नाम से आप समझ गए होंगे। नाम क्या है? नाम में आ रहा है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि एक्सपोर्ट से संबंधित है। ये एक एपेक्स बॉडी है किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये बॉडी आती है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। और इसको क्यों स्टैब्लिश किया गया था? इसको स्टैब्लिश किया गया था कि प्रमोट किया जाए एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का और जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए ये स्टैब्लिश हुई थी। और ये स्टैब्लिश कब हुई थी? ये स्टैब्लिश की गई थी 1985 में। ये स्टैब्लिश हुई थी 1985 में। ईयर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यूपीपीसीएस में ईयर्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एपेडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। साथ में इसके 5 रीजनल ऑफिसेस हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन तब भी मैं बता देती हूँ एक बार आपको। जो 5 रीजनल ऑफिसेस हैं वो कहाँ कहाँ पर है? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी, ये 5 जगहों पर है। राइट, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी वो हमने देख ली है एपेडा के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट मार्क्स हैं, सर्टिफिकेशन मार्क्स, वो हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इको मार्क एक जो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जिनको रिपीट किया जाता है जिनसे संबंधित, वो है इको मार्क। ठीक है, तो वही एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है जो पूछा गया है एग्जाम में कि जो सिंबल ऑफ इको मार्क है ये रिलेटेड किससे है? ये जो चिन्ह है इसका संबंध किससे है ये बताना है। तो आसान प्रश्न है। गुड्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी, सेफ गुड्स फॉर एनवायरनमेंट, एक्सपोर्टेड गुड्स और इम्पोर्टेड गुड्स। क्या आंसर हो जाएगा? सेफ गुड्स फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से इको मार्क जो है वो संबंधित है। राइट, उसके बाद हम देखते हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। देखिए आपको पता है एक हम करंट अफेयर का टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो उसी क्रम में हमारा ये जो आज का टॉपिक है वो है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। ये जो हैं किसके तत्वाधान में दिए जाते हैं? नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में दिए जाते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत, इसके द्वारा, इसके प्रोटेक्शन के अंतर्गत ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और ये क्या करता है? ये एनकरेज करता है और ऑनर करता है इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस को जो गवर्नमेंट की एंटिटीज़ के द्वारा, यानी गवर्नमेंट के जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा प्रत्येक स्तर पर यूज़ किए जाते हैं। इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये जो है ये कंडक्ट किसके द्वारा किए गए हैं? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने इनको कंडक्ट किया है। आगे देख लेते हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं इनमें, तो इनको एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो अवार्ड्स हैं इनका उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं बल्कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है। इन अवार्ड्स का उद्देश्य, ये जो अवार्ड्स का एडिशन है ये 7वां एडिशन है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का। ये जो एडिशन है ये विटनेस करेगा अवार्ड्स 22 टीम्स को कन्फेयर किए गए हैं। इसके अंतर्गत 7 श्रेणियों में 22 टीम्स को अवार्ड्स दिए गए हैं।
राइट, इस संस्करण के अंतर्गत। देखिए बहुत सारे अवार्ड्स हैं, तो सारे तो लर्न करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट है उनको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो डिजिटल इनिशिएटिव्स जो ग्रास रूट लेवल पर लिए गए हैं, यानी कि ज़मीनी स्तर पर, तो उसमें जो सबसे बड़ा अवार्ड है यानी कि प्लैटिनम आइकन, फिर दूसरा है गोल्डन आइकन और उसके बाद है सिल्वर आइकन। तो आपको एटलीस्ट जो प्लैटिनम आइकन वाले अवार्ड्स हैं वो लर्न होने चाहिए, और बाकी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन तब भी एक बार देखते हुए चलते हैं। तो जो प्लैटिनम आइकन अवार्ड है ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है ई विवेचना ऐप को, जो कि मध्य प्रदेश का है। गोल्ड आइकन अवार्ड किसको दिया गया है? DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग, जो झारखंड से संबंधित है। और सिल्वर आइकन जो है ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है शीर्षी पोर्टल को, जो कि केरल का है। राइट, तो ये एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये ग्रास रूट लेवल के जो डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। उसके बाद डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, यानी कि नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, इससे संबंधित कौन कौन से अवार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। तो नागरिकों के लिए चीज़ों को सुलभ और सुगम बनाया गया है, उसमें जो सबसे पहला अवार्ड है प्लैटिनम आइकन अवार्ड, वो किसको दिया गया है? ई नाम को दिया गया है। ठीक है, ई नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं डिटेल में, लेकिन ये सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई एक योजना है। इससे जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को एक मंच पर आकर बेच सकते हैं। तो इसको प्लैटिनम आइकन अवार्ड मिला है। गोल्ड आइकन किसको मिला है? ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट ई ट्रांसपोर्ट को गोल्ड आइकन मिला है। सिल्वर आइकन मिला है जजमेंट सर्च पोर्टल को। ठीक है, तो एटलीस्ट प्लैटिनम आइकन वाले आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, अर्थात व्यावसायिक गतिविधियों की स्थापना, संचालन और संचालन में समय, लागत और प्रयासों को कम करके महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करने वाली जो डिजिटल पहल है उसके लिए ये दिए गए हैं अवार्ड्स। तो प्लैटिनम आइकन किसको मिला है? माइंड मित्र को मिला है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ये याद रखिएगा। गोल्ड आइकन अवार्ड किसको दिया गया है? ई आबकारी को दिया गया है, जो ओडिशा की है। सिल्वर आइकन दिया गया है इन्वेस्ट पंजाब को। तो ये माइंड मित्र याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इसमें स्टेट्स में किसको दिया गया है? स्टेट्स के लिए जो प्लैटिनम आइकन है ये दुआरे सरकार को दिया गया है, जो कि वेस्ट बंगाल की योजना है। और गोल्ड आइकन को उसको दिया गया है ई सर्विसेज को दिया गया है, जो कि मणिपुर की है। राइट, स्टेट्स में देख लिया हमने ये पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को। उसके बाद सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में भी ये अवार्ड दिए गए हैं। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स में ये आइस गेट पोर्टल को प्लैटिनम आइकन मिला है, और गोल्ड आइकन किसको मिला है? ई श्रम को। राइट, देखिए आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा और सब कुछ एक जैसा लग रहा होगा, इसको हमें इतना डिटेल में जाकर नहीं पढ़ना है। एक बार आप सबके प्लैटिनम आइकन लर्न कर लीजिएगा हेडिंग्स के साथ कि कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, थोड़ा तो यहाँ पर रटना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी गोल्ड और जो सिल्वर है उनको एक बार बस देख लीजिएगा, वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार फिर से पूरा वीडियो को दोबारा देखकर इन चीज़ों को लर्न करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ डिटेल की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मैं कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो फालतू हमारे लिए होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें थोड़ा सा लर्न करने वाली हैं उनको ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा। तो डेटा शेयरिंग एंड यूज़ फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत प्लैटिनम आइकन किसको मिला है अवार्ड? ये मिला है स्मार्ट सिटीज़ मिशन को। गोल्ड आइकन मिला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE को, और सिल्वर आइकन मिला है सेंटर फॉर ई गवर्नेंस को, जो कि कर्नाटका से संबंधित है। राइट, तो ये हमने देख लिए। उसके बाद देखते हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स इन कोलैबोरेशन विद स्टार्टअप्स। तो वो कौन कौन से हैं?
इसमें प्लैटिनम आइकन किसको मिला है? ये मिला है डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को, जो कि केरला की है। गोल्ड आइकन मिला है स्मार्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल, तेलंगाना की है। और सिल्वर आइकन मिला है डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। राइट, इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये जितने भी हमने अवार्ड्स देख लिए हैं, थोड़े से आई नो कन्फ्यूजिंग हैं, लेकिन इनको एक बार फिर से देखिएगा और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। रट लीजिएगा कि इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।